हेलो सी इंटर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सी शिवाली और आज हम देखने जा रहे हैं ऑडिट का चैप्टर 8 दैट इज ऑडिट रिपोर्ट। आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से कवर करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आते हैं ऑडिट पेपर में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्लियर। एंड यस, अगर आपको इसके हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस खरीदने हैं, ठीक है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। मई 25, सितंबर 25 एंड जैन 26 अटैम्प्ट के लिए वो लेक्चर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गो एंड लाइक करना भूलना मत। चलो, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑफ कोर्स मैनेजमेंट की। ऑडिट से हम सिर्फ उसको चेक करते हैं ताकि जो भी उसको यूज कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। सिंपल, ये तो पता है। अब इसमें ना इस चैप्टर में 700 सीरीज आपको ज्यादा दिखेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी है? ऐसे 700 दैट इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपली ओपिनियन फॉर्म करना, ठीक है, और उसको राइटिंग में देना, ऑडिट रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ओपिनियन फॉर्म करने के लिए हमें 3 चीजें देखनी पड़ती है। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जमा है या नहीं, ठीक है। जो भी करेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मतलब क्या कि हमने ढूंढे, मैनेजमेंट को बताया, पर मैनेजमेंट ने मिसस्टेटमेंट्स को सुधारा नहीं, ठीक है। तो मटेरियल है या नहीं, हमें देखना है। एंड लास्ट में हमें हमारे इवैल्यूएशंस देखने पड़ते हैं। इवैल्यूएशंस देखते टाइम पे भी हमें 2-4 चीजें देखती, इवैल्यूएशन मतलब चेकिंग करना। तो इवैल्यूएशंस देखते टाइम पे भी हमें 2-4 चीजें देखनी पड़ती है। क्या कि मैनेजमेंट ने कितने जजमेंट्स मतलब कितने जजमेंट्स मतलब कितना अंदाजा लगाया रिलेटेड टू अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए हुए हैं, ठीक है। फिर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हमने दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ क्या बातें की है, दैट इज SA 260, ठीक है। प्लस मैनेजमेंट ने जो भी एस्टिमेशंस किए हैं उसकी न्यूट्रलिटी क्या है, वो बायस तरीके से किए हुए हैं या अनबायस तरीके से किए हुए हैं, ठीक है। एंड मैनेजमेंट बायस से रिलेटेड मतलब जो भी तकलीफ है या जो भी प्रॉब्लम्स हमने कैसे एड्रेस किए। तो ये कुछ चीजें हमें इवैल्यूएशंस में देखनी पड़ती है। प्लस और क्या चीजें देखनी पड़ती है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किए गए हैं या नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। प्लस वो कंसिस्टेंटली फॉलो किए गए हैं या नहीं, ठीक है। जो भी मैनेजमेंट ने एस्टिमेशंस लगाए वो रीजनेबल है या नहीं। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई है कितनी रिलेवेंट है, रिलायबल है, कंपेरेबल है विद अदर ईयर्स, ठीक है। प्लस जो भी डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं वो इंटेंडेड यूजर्स के लिए मतलब कितने सही है, उनको मटेरियल ट्रांजैक्शन का वो इफेक्ट बताने लायक है या नहीं, प्रॉपर इन शॉर्ट प्रॉपर डिस्क्लोजर्स किए हैं या नहीं, ठीक है। एंड लास्ट जो भी टर्मिनोलॉजी जो भी हेडिंग्स यूज किए गए हैं वो अकॉर्डिंग मतलब वो प्रॉपरली यूज किए गए हैं या नहीं। ऐसा नहीं सिर्फ मिसलेनियस में सब कुछ डाल दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ओपिनियन फॉर्म करते वक्त ये सारी इवैल्यूएशंस हमें देखने पड़ते हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। अब कुछ चीजों की हम डेफिनेशन देखेंगे। क्या लिखा है? ये वर्ड बहुत टाइम यूज होता है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? सिंपल, जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डेंस बना है, मतलब जनरल पर्पस रूल्स के अकॉर्डेंस बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब जनरल पर्पस फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? उसमें 2 चीजें आती है, फेयर प्रेजेंटेशन या फिर कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? सिंपल समझ लो कि जैसे हम AS फॉलो करके बैलेंस शीट बनाते हैं, P&L बनाते हैं, ठीक है, या उसमें AS में भी कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू AS भी कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। तो अगर उस डिस्क्लोजर्स के भी एडिशन कोई डिस्क्लोजर्स मैनेजमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है, नहीं दे रहा तो बहुत रेयर सिचुएशन है, बट कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स दे रहा है तो उसे बोलते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। क्यों क्यों एक्स्ट्रा के वो दे रहा है? ताकि वो फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर सके, मतलब वो सही से बैलेंस शीट या P&L बता सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता सके, दैट इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। एंड कंप्लायंस इज सिंपली जितना रूल्स में बताया, जितना यूएस में बताया उतने ही डिस्क्लोजर्स दिए, एक्स्ट्रा भले देना चाहे, भले उससे और क्लैरिटी आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क यूज हो रहा है तो एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स अलाउड नहीं है। एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स दे रहे हो तो दैट इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। के बाद कितने टाइप्स ऑफ ओपिनियन होते हैं? 2, अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड, ब्रॉडर टर्म में, ठीक है। अनमॉडिफाइड मतलब सिंपल सब कुछ सही है, ठीक है। एंड मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब सब कुछ सही है ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, ठीक है, हम मटेरियलिटी को कंसिडर करके ही ऑडिट करते हैं। एंड मॉडिफाइड ओपिनियन इज कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हम कब समझते हैं? कि जब ऑडिटर को ये कंक्लूजन हो जाए मतलब उसको ये पता हो जाए, उसके पास ना ऑडिट एविडेंस आ जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट,
कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है, क्या गड़बड़ है वगैरह सब कुछ उसके पास प्रूफ है, या फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है इस बात का उसके पास अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, उसको सिर्फ डाउट है अभी तक के, उसका कोई भी उसने अभी तक अप्रोप्रिएट एविडेंस उसको जमा नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट ने नहीं उसको वो करने दिया या सर्कमस्टांसेस ने नहीं करने दिया, तो वो इतने एविडेंसेस नहीं जमा कर पाया जिससे वो ये बोल सके कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये दो चीजों के बेसिस पे मॉडिफाइड ओपिनियन फॉर्म होता है, ठीक है, उसमें भी और कैटेगरीज है। अब आते हैं ऑडिट रिपोर्ट पे, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट के जो भी टाइटल्स है वो हम फास्टली उसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है टाइटल, सिंपली क्या लिखना है, ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है, फिर उसके बाद एड्रेसी मतलब क्या, किसके लिए हमने ये रिपोर्ट प्रिपेयर की है, टू होम वी आर गिविंग दिस रिपोर्ट। के बाद आता है ओपिनियन में सबसे पहले दो चीजें ब्रॉडली होती है, सबसे पहले तो उसमें पूरी चार, क्या कौन किसका ये सब, और ओपिनियन क्या है, ठीक है। क्या कौन किसका मतलब कौन सी एंटिटी है, ठीक है, ये बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है हमने, ठीक है। उसके बाद उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, मतलब बैलेंस शीट, P&L, जो स्टेटमेंट्स आते हैं, उसके बाद उसके नोट्स का भी रेफरेंस देना है, ठीक है, और कितना कौन सा पीरियड कवर है, ये पहले तो ये 4-5 चीजें तुम्हें देनी है, और उसके बाद देना है तुम्हें ओपिनियन। उस ओपिनियन के पैराग्राफ की स्टार्टिंग कैसे करनी है, इन आवर ओपिनियन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या फिर आप ट्रू एंड फेयर व्यू भी बोल सकते हो। तो उसका स्टार्टिंग ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली ओपिनियन फॉर्म होगा, तो मॉडिफाइड में भी 2-3 आते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे, तो क्या है वो तुम्हें देना है, क्लियर। अब आता है बेसिस ऑफ ओपिनियन। बेसिस ऑफ ओपिनियन मतलब जो तुमने ओपिनियन फॉर्म किया, ठीक है, वो कौन क्या बेस लेके तुमने क्या कैसे चेक किया, तुमने कौन से रूल्स फॉलो किए, वो सब कुछ तुम्हें बेसिस ऑफ ओपिनियन लिखना है, क्लियर। क्या लिखा है, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन डायरेक्टली फॉलोइंग ओपिनियन सेक्शन विद द हेडिंग ऑफ बेसिस ऑफ ओपिनियन दैट स्टेट दैट द ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद, ऐसे, ठीक है। तुम्हें ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन का रेफरेंस देना है जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर इंडिपेंडेंट था वो बताना है, ठीक है। एंड उसके बाद और क्या बोलना है कि ऑडिटर्स बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करने के लिए जितने भी ऑडिट एविडेंसेस जमा करने चाहिए थे वो सब मैंने जमा किए, सब कुछ वहां पे मेंशन करना पड़ता है, क्लियर। Thus, the basis of opinion section provide important context about the auditor's opinion। कहाँ से हवे में ओपिनियन नहीं डाला है, कहाँ से कौन से बेस पे ओपिनियन लिया है वो सब वहां पे। अब आता है गोइंग कंसर्न पे, क्या लिखा है गोइंग कंसर्न मतलब क्या, कि सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई गई है, ठीक है। हमने प्रॉपरली उसको इवेल्युएट किया है, ऑडिट एविडेंसेस जमा किए हैं, ठीक है, और अगर कोई अनसर्टेनिटी है तो उसको हमने मतलब उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है या नहीं, क्लियर। फिर आते हैं की ऑडिट मैटर्स, ये सब क्या होते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ आता है, की ऑडिटर शैल कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो भी की ऑडिट मैटर्स है वो इस हेडिंग के अंडर आने हैं। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन क्या है ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हेडिंग देख लो कि कहाँ किस किस चीज की प्लेसमेंट हो रही है। अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑडिट रिपोर्ट में लिखनी पड़ती है। इस सबसे पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर एज पर अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, प्लस उन्हें इंटरनल कंट्रोल भी प्लेस किया है, ठीक है। और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही बना है, ठीक है। और वो गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है, उस बेसिस पे बना, जिस बेसिस पे भी बना है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, बस उतना ही लिखना है। गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना है और वो अप्रोप्रिएट है या नहीं बना है, अप्रोप्रिएशन बस लिखना है, दैट्स इट। के बाद अब आते हैं ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ऑडिटर्स को क्या क्या लिखना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर, ठीक है। सबसे पहले उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल अश्योरेंस फाइंड आउट करना, ऑडिट ओपिनियन देना, ठीक है। उसके बाद अश्योरेंस दे रहे, गारंटी नहीं दे रहे, ठीक है। हमने बोला कोई गलती नहीं है तो 100% कोई गलती नहीं है ऐसा नहीं, उसको रीजनेबल भी नहीं बोलेंगे, वो भी हमें मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मटेरियलिटी के बारे में बताना पड़ता है कि हमने क्या मटेरियल किसे बोला है, ठीक है। मटेरियलिटी का डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन इस हेड उसमें बताना पड़ता है, प्लस और क्या बताना पड़ता है कि जो भी काम हमने किया है मतलब ऑडिटर ने किया है, इट इज विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, दिमाग खुला रखे किया है, विद प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। प्लस और क्या लिखना पड़ता है कि हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया है, ठीक है। उसके बाद ऑडिट ओपिनियन, जो भी ऑडिट एविडेंसेस हमने फॉर्म की मतलब जो भी ऑडिट एविडेंसेस है वो ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करने के लिए सफिशिएंट है एंड अप्रोप्रिएट है, ठीक है। उसके बाद हमने इंटरनल कंट्रोल्स को भी समझा है, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी यूज किए उसका भी हमने अप्रोप्रिएटनेस समझा है कि वो सही है या नहीं, प्लस मैनेजमेंट के गोइंग कंसर्न
जो बेसिस मैनेजमेंट ने लिया है वो सही है या नहीं वो भी हमने समझा है, ठीक है। एंड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है वो किस तरह से बनी है, उसका कंटेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो भी सब हमने इसे चेक किया। ये सब कुछ हमें बताना है। प्लस और क्या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हमने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेट किया है। किसके बारे में? कोई सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स होगी, डिफिशियंसीज होगी इंटरनल कंट्रोल में, तो जो भी मैटर्स उसमें दिए गए हैं वो सब हमने उनको कम्युनिकेट किए। दूसरा, इंडिपेंडेंट, हमने सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस पूरे किए हैं, ठीक है। कोई रिलेशन नहीं है, और अगर कोई तकलीफ भी थी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड तो हमने सेम कार्ड अप्लाई किए हैं, ठीक है। उसके बाद लास्टली और क्या बोला है उसने कि ऑडिट मैटर्स हमने कम्युनिकेट किए हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर को अपने इस हेडिंग के अंडर लिखनी पड़ती है। क्लियर? अब आते हैं, हाँ, अब उसने क्या बोला है कि ये जो ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये हम 3 जगह दिखा सकते हैं। एक तो इस हेडिंग के अंदर ही हम पूरा लिखा है, ठीक है, उससे थोड़ी ऑडिट रिपोर्ट बड़ी हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम उसके बैक साइड में एक रेफरेंस देके अपेंडिक्स में कि यहाँ पे हमने ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट की लिस्ट अटैच्ड है तो आप पढ़ लो। दूसरी या तीसरी चीज, हम अपने वेबसाइट का भी वहाँ पे लोकेशन रेफर कर सकते हैं कि हमारे वेबसाइट पे हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई है, ठीक है। तो हम तीनों में से किसी भी जगह उसका एक तो बॉडी, ठीक है, या फिर अपेंडिक्स या फिर वेबसाइट पे, तीनों जगह हम किसी भी जगह पे उसका रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। अब इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा भी और कोई किसी लॉ में या किसी और जगह पे और ऑर्डर को ऐसा लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बताना चाहिए तो वो इस जगह क्या लिखा है, if the auditor addresses other reporting responsibility in the auditor's report on the financial statement in addition to the auditor's responsibility under SA, these other reporting responsibilities shall be addressed in separate section, जिसको बोलते हैं क्या। अब सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, सिग्नेचर कौन करता है? ऑडिटर उसके पर्सनल नाम पे करता है, ठीक है। अगर फर्म अपॉइंट हो रही है तो पर्सनल नाम पे भी करता है, और नेम ऑफ द ऑडिट फर्म, सिंपली उसकी साइन, उसका मेंबरशिप नंबर प्लस जो भी फर्म है उसका थप्पा और उसका फर्म नंबर, ठीक है, उसका FRN। क्लियर? के बाद प्लेस, कौन सी जगह पे साइन हुई है, ठीक है। के बाद डेट, कि कौन से डेट पे ऑडिटर्स रिपोर्ट साइन हुई है। क्लियर? अब आता है यूडीन। यूडीन क्या होता है? दैट इज यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। सिंपल। क्यों आया यूडीन कॉन्सेप्ट? क्योंकि CA के साइन स्टैम्प बहुत फॉर्ज हो रहे थे, कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन स्टैम्प करके उसको एज अ प्रूफ दिखा रहा था बैंकों में या कहीं भी, तो उसका मिसयूज बहुत हो रहा था, ठीक है। और ये प्रूफ नहीं था कि सही में वो साइन किसी CA ने चेक करके ही दी है या नहीं, क्लियर। इसीलिए ICAI ने यूडीन कॉन्सेप्ट निकाला। इसमें क्या होता है कि हमारे लॉगिन सारे जो भी प्रैक्टिसिंग CA उसका लॉगिन बना होता है मेंबरशिप नंबर के साथ, ठीक है। उसमें वो उसको लॉगिन करके कौन सा डॉक्यूमेंट वो साइन कर रहा है, उसमें क्या क्या फिगर्स है, जैसे प्रॉफिट के हो गए, सेल्स के हो गए, ये सब कुछ डालता है, ठीक है। और अपने ही नंबर पे OTP जाता है जो रजिस्टर्ड है CA का, उस पर OTP जाता है, वेरीफाई होता है, फिर एक नंबर जनरेट होता है, वो तुम्हें डॉक्यूमेंट के नीचे अपने साइन के नीचे लिखना पड़ता है। सेम विथ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के सारे डिटेल्स उसमें डाल के नंबर जनरेट करके वो ऑडिट रिपोर्ट के नीचे नंबर लिखना पड़ता है जहां तुम साइन कर रहे हो, ऑडिटर साइन कर रहा है। क्लियर? ये हो गए खत्म क्या ऑडिट रिपोर्ट के हेडिंग्स। क्लियर? चलो अब क्या है, मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब देखते हैं SA 705, दैट इज मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड ओपिनियन की बातें चल रही है यहाँ पे, ठीक है। कब करते हैं मॉडिफाइड? कि जैसे अपने पहले पढ़ा, क्या ऑडिटर ने अगर कंक्लूड कर लिया बेस्ड ऑन द एविडेंस की मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, या फिर उसको सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस मिले ही नहीं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। सेम विद ऑब्जेक्टिव। अब टाइप्स क्या है मॉडिफाइड ओपिनियन के? सबसे पहला है क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है कि ऑडिट एविडेंसेस है, पहली बात। दूसरा, इस बात का ऑडिट एविडेंस है कि मिस स्टेटमेंट है, इस बात का ऑडिट एविडेंस है, बट वो मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल है बट पर्विसिव नहीं है। 3 चीजें। पहली बात क्या है? ऑडिट एविडेंसेस है, ऑडिट एविडेंस है इस बात का कि मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, बट मिस स्टेटमेंट जो है वो मटेरियल है बट पर्विसिव नहीं है। पर्विसिव का मतलब क्या हम देखेंगे, ये बात क्लियर है। तो हम कौन सा ओपिनियन फॉर्म करते हैं? क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन कब आता है? कि हमारे पास एविडेंस है, यहाँ पे भी एविडेंस है, ठीक है, किस बात का? कि मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, बट बोथ मटेरियल एंड पर्विसिव, जो भी मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है पर्विसिव भी है, तो हम एडवर्स ओपिनियन फॉर्म करें, ठीक है। क्वालिफाइड इज अबाउट कि मटेरियल है बट पर्विसिव नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट इज डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब फॉर्म करते हैं? कि हमारे पास ऑडिट एविडेंस है ही नहीं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है ही नहीं जो ये हमें बता सके कि जो भी मिसस्टेटमेंट्स है
इट कुड बी बोथ मटेरियल एंड परवेसिव। क्लियर? अब पहली बात तो परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है विच इफेक्ट्स द होल बैलेंस शीट, द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, परवेसिव का मतलब क्या है कि pervasive effect on the financial statement are those that in the auditor's judgment are not confined to specified element या specified account in the financial statement। ठीक है, अगर if it is confined it represents the substantial portion, मतलब जैसे पूरे asset side में misstatement है तो asset side पूरे financial statement का बहुत बड़ा side होता है। ठीक है, तो उसको हम pervasive बोलेंगे। and in relation to disclosure fundamental to users, वो disclosures में misstatement। ठीक है, मतलब पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जब अफेक्ट करती है कोई भी मिसस्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड परवेसिव। ठीक है, क्लियर? उसको हम चार्ट में छोटे में पढ़ लेते हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, मटेरियल है बट परवेसिव नहीं, मटेरियल तो होता ही, हर जगह मटेरियल तो है ही, मैटर है परवेसिव का, सिर्फ परवेसिव और अकॉर्डेड एविडेंस होने ना होने का। क्लियर? क्या लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है, ठीक है, मटेरियल भी है बट परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड, मटेरियल भी है परवेसिव भी है तो एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, उस केस में अगर मटेरियल परवेसिव है तो भी क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, एंड मटेरियल परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ था वापस एक बार पढ़ लेते, यहाँ पे दोनों था। क्या लिखा है कि इफ द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस या फिर द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, दोनों था, हमने एक ही पढ़ा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बात वापस एक बार बता रही हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ऑडिट एविडेंस है, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट है वो मटेरियल है, ठीक है, परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो एडवर्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिट एविडेंस नहीं है, ठीक है, मिस स्टेटमेंट मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, क्वालिफाइड ओपिनियन, मटेरियल है बट परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर ऑडिटर को जो भी ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले या वो नहीं मतलब नहीं उसको मिल पाए, क्यों नहीं मिल पाए? ड्यू टू ऑफ मैनेजमेंट लिमिटेशंस, तो उस केस में क्या करना है? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स रिमूव द लिमिटेशन, इट्स लाइकली टू रिजल्ट इन नीड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू रिमूव द लिमिटेशन। तो हम वो कुछ चेक करने नहीं दे रहे होंगे तो उसको रिक्वेस्ट करो, चेक करके दो, चेक करने दो हमको, नहीं तो हमारा ओपिनियन चेंज हो जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, फिर तुम्हें और क्या करना है? ऑडिटर को दोष चार्ज विद गवर्नेंस को भी कम्युनिकेट करना है। ठीक है, अनलेस एंड अंटिल ऑफ कोर्स मैनेजमेंट एंड दोष चार्ज विद गवर्नेंस ऑलमोस्ट सेम नहीं है। ठीक है, उसके बाद if the auditor unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, the auditor shall determine implications as follows। क्या करना है? तो if the auditor concludes such possible effect of undetected is material but not pervasive, उसको qualified opinion देना है। दोनों है, ठीक है, तो उसको क्या करना है? So that the qualification of opinion would be inadequate to communicate the gravity of situation, the auditor shall withdraw from the audit। withdrawal from the audit before issuing auditor is not practicable, disclaimer। क्या बोला है कि सबसे पहले अगर वो मटेरियल है परवेसिव नहीं है तो तुम्हें क्वालिफाई करना है, बट अगर वो मटेरियल भी है परवेसिव भी है और बहुत ज्यादा वो मटेरियल है और पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फैला हुआ है, एंड इफ यू आर अलाउड टू विड्रॉ तो विड्रॉ ही कर दो, बट इफ यू आर नॉट अलाउड टू विड्रॉ तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना। ठीक है, प्लस तुम्हें छोड़ने से पहले अगर तुम छोड़ रहे हो तो दोष चार्ज विद गवर्नेंस को भी बताना है कि हम क्यों छोड़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। क्लियर? ये कब? जब मैनेजमेंट की वजह से ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, रिमूव करने बोलो, एक तो दोष चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट करो, एक तो मटेरियल है परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, मटेरियल परवेसिव दोनों है तो एक तो छोड़ दो या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो, एंड छोड़ने से पहले मैंने दोष चार्ज विद गवर्नेंस को बताओ, सिंपल। अब ऊपर हमने जो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी दैट इज रिलेटेड टू अनमॉडिफाइड। ठीक है, जब हम मॉडिफाइड ओपिनियन फॉर्म करते हैं तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले देखते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन के टाइम पे हमें क्या लिखना पड़ता है। सिंपल एक्सेप्ट, बाकी सब सेम रहता है। द ऑडिटर शैल स्टेट दैट इन ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। सब कुछ वैसा लिखना है, सिर्फ एक्सेप्ट ये चीज एडिशनल, ये एक्सेप्ट ये फ्रेज एडिशनल लिखना है। क्लियर? एडवर्स में क्या लिखना है? इन द ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन। बेसिस ऑफ ओपिनियन में भी हमने अभी ऊपर में सारे हेडिंग्स पढ़े। ठीक है, इसमें उस वाले हेड में भी कुछ और एडिशन करना है, आगे देखेंगे। इसमें क्या लिखना है कि बिकॉज ऑफ, जो भी सारा कुछ सेम, बट बिकॉज ऑफ द मैटर जो भी उस पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, ये एक दो सेंटेंस उसमें ऐड करना है। ठीक है, एंड डिस्क्लेमर में क्या लिखना है? डिस्क्लेमर में क्या चीजें लिखनी है कि वो इनएबिलिटी है तो ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, उस केस में क्या लिखना है? ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द अकम्पनाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लेमर इज नॉट ओपिनियन, क्योंकि तुमने कुछ चेक ही नहीं किया ना। ठीक है,
इसलिए उसने बोला कि स्टेट दैट ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटेड बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये तुम्हें उसमें लिखना है। अमेंड द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बाय एसए व्हिच इंडिकेट्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड टू स्टेट दैट ऑडिटर वाज एंगेज इन द ऑडिट। तो कुछ ये सेंटेंसेस तुम्हें ऊपर के हेडिंग्स में बदलने पड़ते हैं। तुम ये नहीं मतलब तुम ये नहीं बोल सकते कि हमने ऑडिट किया, क्योंकि ऑडिट एविडेंसेस मिले ही नहीं, चेक कुछ हुआ ही नहीं, तो कैसे ऑडिट एविडेंस मतलब कैसे तुम ये क्लेम करोगे कि ऑडिट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बताए बेसिस ऑफ ओपिनियन में तुम्हें क्या लिखना है। सबसे पहले तो नाम चेंज करना है। बेसिस ऑफ ओपिनियन का नाम तुम एक तो क्वालिफाइड या एडवर्स, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन या बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये सब लिखना है। और उसमें तुम्हें क्यों तुमने ये मॉडिफिकेशन किया उसका रीजन देना है। अगर तुम्हें याद होगा तो ओपिनियन वाले सेक्शन में कहीं रीजन वाला मैटर नहीं था। ठीक है, बेसिस ऑफ ओपिनियन के जो भी सेक्शन था उसमें सिर्फ कौन से बेसिस पे लिया, ऐसे फॉलो किया, इंडिपेंडेंट है, ये सब चीजें उसमें आ रही थी। ठीक है, बट रीजन नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अनमॉडिफाइड था। जब कुछ गलती नहीं है तो तुम बताओगे क्या? क्लियर? बट अब गलती है तो उसका भी रीजन बताना है कि क्या गलती है। क्लियर? अब उसमें तुम्हें क्या लिखना है। अगर मिस स्टेटमेंट कौन से वजह से और कौन से उससे रिलेटेड तुम्हें क्या सेंटेंसेस लिखने या क्या डिस्क्रिप्शन लिखना है। अगर मिस स्टेटमेंट स्पेसिफिक अमाउंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो तुम्हें उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है प्लस उसकी क्वांटिटी लिखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। दूसरा, डिस्क्लोजर से रिलेटेड है। ठीक है, कोई भी मिस स्टेटमेंट डिस्क्लोजर से रिलेटेड है तो वो डिस्क्लोजर कैसे गलत है वो तुम्हें बताना है। ठीक है, अगर कोई डिस्क्लोजर किया ही नहीं, स्टेटमेंट क्या है कि कोई डिस्क्लोजर ओमिट कर दिया, तो उस केस में तुम्हें क्या लिखना है। सबसे पहले तो नॉन डिस्क्लोजर दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस करना है। और बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या लिखना है कि किस टाइप का इंफॉर्मेशन ओमिट किया गया है। ठीक है, या एंड अनलेस एंड प्रोहिबिटेड बाय लॉ इंक्लूड द ओमिटेड डिस्क्लोजर। क्या डिस्क्लोजर होना चाहिए था वो तुम्हें वहां पे लिखना है। क्लियर? प्लस और क्या लिखा है, हम तुम मॉडिफिकेशन कर रहे हो क्यों? क्योंकि तुम्हें एविडेंस नहीं मिला। तुम्हें बेसिस ऑफ ओपिनियन में लिखना पड़ता है कि तुम्हें ऑडिट एविडेंस क्यों नहीं मिला, क्या ऐसा रीजन था कि तुम ऑडिट एविडेंस जमा नहीं कर पाए, वो रीजन उसमें लिखना है। ठीक है, अलग अलग वजह से हम ओपिनियन फॉर्म करते हैं ना, अलग अलग वजह से हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्या पर्टिकुलर रीजन की वजह से मॉडिफिकेशन हुआ है और उसमें तुम्हें क्या लिखना है बेसिस ऑफ ओपिनियन में, वो सब दिया हो। ठीक है, जब भी तुम ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें तुम्हें जो भी तुम ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो अप्रोप्रिएट वर्ड वहां पे लिखना है इन केस ऑफ क्वालिफाइड एंड एडवर्स। ठीक है, बट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या स्पेसिफिक चीजें क्या करनी है कि द ऑडिटर रिपोर्ट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय एसए 700, मतलब जो हमने रिपोर्ट्स के हेडिंग लिखे थे ऊपर देखे थे। क्या नहीं करना है, अ रेफरेंस टू द सेक्शन ऑडिटर्स रिपोर्ट वेयर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिस्क्राइब्ड। जहाँ पे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है उसका रेफरेंस हमें वहां नहीं देना है। ठीक है, प्लस स्टेटमेंट अबाउट वेदर द ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड द बेसिस। ये सब सेंटेंसेस जब आप ऊपर का देखोगे तो आपको दिख जाएंगे, ये सब सेंटेंसेस वहां पे लिखे हुए हैं कि हमने ऑडिट एविडेंसेस हमने जमा कर लिए हैं। ठीक है, या ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक रेफरेंस है। ये सब चीजें हमें नहीं देनी। क्यों? क्योंकि हमने एक्चुअल ऑडिट पूरा कंप्लीट किया ही नहीं, तो हम ये सारे सेंटेंसेस वहां से हटा देते हैं व्हेन वी फॉर्म अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, क्लियर? अब आगे क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम। क्या उसमें अभी और चीजें तुम्हें नहीं लिखनी है। क्या लिखा है, द ऑडिटर शैल अमेंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड बाय एसए टू इंक्लूड ओनली। ऐसा नहीं बोला है कि वो सेंटेंस लिख देना ही नहीं है या फिर वो पैराग्राफ देना ही नहीं ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, पर उसमें सिर्फ 2-4 चीजें ही लिख के देना है। क्या लिख के देना है कि a statement that auditors' responsibility is to conduct an audit in accordance with the standard. A statement that, however, because of the matter described in the basis of disclaimer of opinion, उसमें inability लिखी है ना, ठीक है, the auditor was not able to obtain sufficient appropriate audit evidence. And last, statement about the auditor's independence. तो ये 2-3 ही सेंटेंस उसमें आए, बाकी जो इतने बड़े हमने इतने पूरा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना बड़ा पड़ा वो सब नहीं आएगा। क्या क्या लिखा है, ओनली लिखा है। क्लियर? के बाद अनलेस द ऑडिटर्स रिक्वायर्ड, हमें की ऑडिट मैटर्स भी नहीं देने पड़ते हैं जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्यों नहीं देने पड़ते हैं? जब हम की ऑडिट मैटर्स पढ़ेंगे तब समझ में आ जाए। ठीक है, तो जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तब की ऑडिट मैटर्स नहीं देते हैं। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ ही सेंटेंसेस उसमें देना पड़ता है। ठीक है, प्लस और क्या लिखा है, व्हेन द ऑडिटर एक्सपेक्ट टू मॉडिफाई द ओपिनियन ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, के हम मॉडिफाई कर रहे हैं और क्या सेंटेंसेस हम लिखने वाले हैं वो सब हमें दोज चार्ज विद मतलब ऑडिटर को दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस करना पड़ता है। क्लियर? अब आते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। अब एक एक चीज हमें यहाँ पे समझ में आएगी। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ, दैट इज एसए 706। ठीक है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ क्या होता है आगे देखते हैं। सिंपल उसकी डेफिनेशन लिखिए। It is a paragraph included in the auditor's report that refers to a matter appropriately presented or disclosed in financial statement in auditor's judgment is of such importance that it is fundamental to users' understanding of financial statement.
एंड अदर मैटर पैराग्राफ मतलब क्या? इट रेफर्स टू अ मैटर अदर देन दोज प्रेजेंटेड इन डिस्क्लोजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट इन ऑडिटर्स जजमेंट इज रिलेवेंट टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग. सिंपल. एक चीज है जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताई हुई है, ठीक है. एक चीज है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताई हुई नहीं है बट इट इज रिलेवेंट फॉर द यूजर. जब ऑलरेडी बताई हुई चीज को वापस बताते हैं दैट इज कॉल्ड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. ठीक है. और जो ऑलरेडी नहीं बताई है बट ऐसा लगता है कि यूजर्स को बताना जरूरी है तो दैट इज अदर मैटर पैराग्राफ. क्लियर? वही लिखा है. इट इज नेसेसरी टू ड्रॉ अटेंशन टू द मैटर प्रेजेंटेड. ठीक है. एंड इज ऑफ सच इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल टू यूजर्स द ऑडिटर शैल इंक्लूड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. ठीक है. क्लियर? बट the auditor would not be required to modify the opinion as a result of the matters and SA 700 applies that the matter has not been determined as key audit matter. क्या बोलने का मतलब है कि जो भी emphasis of matter paragraph में है वो कौन से matters है जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताए हुए हैं. ठीक है. बट इट शुड नॉट बी दैट मैटर्स जिसकी वजह से तुम्हारा ओपिनियन चेंज हुआ है. ठीक है. प्लस वो मैटर्स ऑलरेडी की ऑडिट मैटर्स में नहीं आने चाहिए. तो एम्फेसिस और की ऑडिट मैटर्स दोनों अलग अलग है. अलग अलग मैटर्स ही उसमें होने चाहिए. क्लियर? ये बात. अब एग्जांपल आएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा. When the auditor include emphasis of matter paragraph, the auditor shall include a paragraph within the separate section. ठीक है. Include paragraph with a clear reference to the matter being emphasized. ठीक है. और वो कहाँ पे उसने डिस्क्राइब किया है वो मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका रेफरेंस देना है और ये भी बताना है कि ऑडिटर्स ओपिनियन उसकी वजह से चेंज नहीं हुआ है. ठीक है. एग्जाम्पल क्या लिखा है? अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन, सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट. ठीक है. न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अर्ली एप्लीकेशन. तो ये सब चीजें ऑलरेडी डिस्क्लोज की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट्स अ पार्ट ऑफ रूल दैट इज फ्रेमवर्क कि वो ऑलरेडी सब कुछ उसमें बताया जाता है. बट वापस से हम ये चीज अगर एम्फेसिस में बताए मतलब हमको मतलब ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि इट इज जरूरी कि इसके ऊपर हम अटेंशन डालें तो वो एम्फेसिस में आए. ठीक है. एंड अदर मैटर पैराग्राफ इज सिंपल कि जैसे नंबर ऑफ केसेस कितने चल रहे हैं कंपनी पे या वो ऑर्गेनाइजेशन पे, तो ये सब एक्स्ट्रा के मैटर्स जो आते हैं वो अदर मैटर पैराग्राफ में आते हैं. बट ऑडिटर के जजमेंट में वो यूजर के लिए जरूरी होनी चाहिए. कुछ भी उठा के नहीं डालना है. क्या वही लिखा है कि इंक्लूजन ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डज नॉट अफेक्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन. मॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन रिक्वायर्ड बाय सर्कमस्टांसेस ऑफ स्पेसिफिक ऑडिट एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ किस बात का सब्सटीट्यूट नहीं होता है? किन किन बातों का सब्सटीट्यूट नहीं होता है? सबसे पहले मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्सटीट्यूट नहीं होता है. उसका रीजन. ठीक है. दूसरा डिस्क्लोजर्स का सब्सटीट्यूट नहीं होता है कि वहां डिस्क्लोज कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है. इट इज एडिशनल. ठीक है. एंड लास्ट गोइंग कंसर्न से रिलेटेड भी कुछ डिस्क्लोजर या कुछ भी चीज वहां पे मतलब दैट इज नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ दैट. उसको अलग से हमने गोइंग कंसर्न का हेडिंग पढ़ा है, वो सब वहीं आएगा. ठीक है. वहां आएगा. प्लस अगर यहाँ उससे रिलेटेड कुछ डालना है तो एम्फेसिस में तुम डाल सकते हो. बट एम्फेसिस में डाला है तो गोइंग कंसर्न के बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है रिपोर्ट पे. सब्सटीट्यूट नहीं है इन सब चीजों का. क्लियर? वही लिखा. अदर मैटर पैराग्राफ में क्या लिखा है? इफ द ऑडिटर कंसीडर इट नेसेसरी टू कम्युनिकेट मैटर अदर देन दोज दैट आर रिप्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिलेवेंट टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइडेड इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड इट इज नॉट डिटरमाइंड एज की ऑडिट मैटर्स. तो तुम्हें अलग से हेडिंग में लिखना है. क्लियर? प्लस और क्या लिखा है कि इफ द ऑडिटर एक्सपेक्ट टू इंक्लूड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ तो वो चीज तुम्हें दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ लिखनी है. मतलब उनको बतानी है कि हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या फिर अदर मैटर पैराग्राफ या दोनों जो भी है हम रिपोर्ट में डाल रहे हैं तो तुम्हें वो दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट करना है ऑडिटर को. अब आता है की ऑडिट मैटर. की ऑडिट मैटर क्या होता है? Key audit matters are those matters that in the auditor's professional judgment were most significant in the audit of the financial statement of the current period. Key audit matters are selected from the matters communicated with those charged with governance. उसके लिए तुमको ऐसे पढ़ना पड़ेगा. क्लियर? क्या बोला है कि ड्यूरिंग द ऑडिट थ्रू ऑडिट ऑफ करंट पीरियड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें या जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स जो तुमने दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट किए हैं उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट तुम्हें लगता है ड्यूरिंग द ऑडिट, आफ्टर ऑडिट नहीं, ड्यूरिंग द ऑडिट जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है दैट इज की ऑडिट मैटर्स. क्या लिखा है? द पर्पज ऑफ द communicating key audit matters is to enhance communicative value of auditors report by providing greater transparency about the audit that was performed.
ऑडिट की क्वालिटी के बारे में कि हमने ये मैटर्स डिस्क्राइब, मतलब ये मैटर्स हमने ढूंढे, ये मैटर्स हमने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताया, मतलब दैट इज इंपॉर्टेंट ना। अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टीमेट, जो भी वहाँ पे हमने जब ऐसे पढ़ा, तो जो भी उसमें दिए हुए हैं वो सब कुछ उसमें हमें मेंशन करना है की ऑडिट मैटर्स में, ठीक है। इट्स प्रोवाइड्स एन एडिशनल इंफॉर्मेशन to intended users of the financial statement to assist them in understanding those matters that an auditor's judgment were most significant in the audit. ऑडिट करते वक्त जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो पता चला, जो पॉलिसीज, जो एस्टिमेशंस, जो कंट्रोल्स, जो भी पता चला, जो डिफिशियंसीज, जो वीकनेसेस पता चले, जो तुमने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट किए, वो तुम्हें यहाँ पे डालना है। क्लियर? दिखाइए उसने, देखो क्या क्या मैटर्स है। एरियाज ऑफ हाई रिस्क, जो तुमने 350 ऐसे 315 के अंडर फाइंड आउट किए। 315 मतलब क्या? आइडेंटिफाइंग असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, ठीक है। प्लस जहाँ जजमेंट्स इन्वॉल्व थे, जहाँ पे मैनेजमेंट के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन्वॉल्व थे हाई वैल्यू के, ठीक है। प्लस इफेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए थ्रू आउट द ऑडिट, उसका क्या क्या इफेक्ट हुआ, तो ये कुछ चीजें की ऑडिट मैटर्स में आती है, ठीक है। वही क्या और क्या लिखा है? सबसे पहले तो उसको अप्रोप्रिएट सब हेडिंग में डालना है, ठीक है। की ऑडिट मैटर्स के हर एक मैटर्स उसमें, मतलब की ऑडिट मैटर में हर एक मैटर अलग अलग इसमें उसको तुमको लिस्ट बना के तुम्हें उसको डिस्क्राइब करना है, क्लियर। प्लस और क्या लिखा है? तो ऑडिटर्स रिपोर्ट्स शैल आल्सो स्टेट दैट की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स इन ऑडिटर्स जजमेंट, मतलब डेफिनेशन लिखनी कि हमने की ऑडिट मैटर्स किसको बोला है, ठीक है। एंड दीज मैटर्स वे एड्रेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट एज अ होल, मतलब पूरे ऑडिट में जो जो हमको मिला वो हमने आपको बताया, सिंपल। और क्या बोला है? Communicating key audit matters in auditor's report is in the context of auditor having formed an opinion on financial statement as a whole. Communicating key audit matters in the auditor's report is not, मतलब क्या बोल रहे हैं? Substitute नहीं है, ये सब्सटीट्यूट नहीं है। किसका? डिस्क्लोजर का, ओपिनियन का, ठीक है। प्लस मटेरियल अनसर्टेन मतलब गोइंग कंसर्न का, और ये किसी भी चीज पे सेपरेट ओपिनियन नहीं है। तो की ऑडिट मैटर इज नॉट सब्सटीट्यूट फॉर दीज 4 थिंग्स। डिस्क्लोजर हो गया, ओपिनियन हो गया, या गोइंग कंसर्न से रिलेटेड हो गया, इन सबका ये सब्सटीट्यूट नहीं, दिस इज द एडिशन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। प्लस वही लिखा है कि जब भी तुम की ऑडिट मैटर्स डालो, तुम्हें वो दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, मतलब उनको बताना पड़ता है कि हमने की ऑडिट मैटर्स डाल दिए, या फिर अगर नहीं भी डालने वाले तो वो बताना पड़ता है। क्या लिखा है? इफ एप्लीकेबल डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस audit and auditor's determination that there are no key audit matters to communicate. दोनों हमें, दोनों चीजों, मतलब कुछ भी हो दोनों में से, डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, दोनों तुम्हें कम्युनिकेट करना है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज SA 710, दैट इज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इतना सब क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते बेसिक सी। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मतलब क्या कि जिसमें एक या एक से ज्यादा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीरियड्स होते हैं, दैट इज 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, वो इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। उन सब पे हम ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। इट इज इंक्लूडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 और मोर प्रायर पीरियड्स, ठीक है। बट करस्पॉन्डिंग इज पिछले साल के होते हैं उसमें, ठीक है। फेस पे तुम्हें दिखता है कि ये 31 मार्च 23 का है, 31 मार्च 24 का है, बट 23 का सिर्फ रीड ओनली में रहता है, उस पर कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं करता है ऑडिटर, ठीक है। तो ओपिनियन की वजह से डेफिनेशन चेंज हो जा रही है, क्लियर। करस्पॉन्डिंग में, ओपिनियन में पिछला साल इंक्लूड नहीं रहता, कंपैरेटिव में पिछला साल इंक्लूड रहता है, ठीक है। अब किस तरह से इनका ऑडिट किया जाता है? इस तरह से ऑडिट किया जाता है कि द करस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑडिटर्स ओपिनियन रेफर्स टू द करंट पीरियड ओनली, वेयर एज कंपैरेटिव में ऑडिटर्स ओपिनियन रेफर ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड, वही मैंने बताया, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि इंक्लूजन ऑफ कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, क्या हमें इवैल्यूएट, सबसे पहले तो ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाया या नहीं, ठीक है। सारे कंपैरेटिव चल रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर ध्यान दोगे तो समझ आएगा। फॉर दिस पर्पस ऑडिटर शेल इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना पड़ता है उसे कि द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन एग्रीज विद द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड। क्या बोल रहे हैं? अब ऐसा नहीं है कि जो पिछले वाला है, जो ईयर दिखा रहे हैं कंपैरेटिव में, उसका ऑडिट नहीं हुआ है, उसका री ऑडिट हो रहा है, उसका वापस से ऑडिट हो रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ सम कोई लॉ ने बोला होगा या सम रिक्वायरमेंट्स, उसका वापस से ऑडिट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? जो ऑलरेडी हो चुका है ऑडिट, या ऑलरेडी जो फिगर्स निकाल चुके हैं वो, और अभी हम जो निकाल रहे हैं वो एग्री कर रहे हैं या नहीं, एंड प्लस अकाउंटिंग पॉलिसीज जो इस साल अडॉप्ट की है वही पिछले साल से अडॉप्ट हुई है या नहीं, ठीक है। दूसरा क्या देखना है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। क्या लिखा है
करंट पीरियड को ऑडिट करते वक्त कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, वो हमें देखना है, ठीक है, उससे रिलेटेड ऑडिट एविडेंस जमा करना है। क्लियर? उसके बाद और क्या दिखा है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। जितने भी ऑडिट पीरियड इन्वॉल्व है, जितने भी पीरियड इन्वॉल्व है, उन सबसे रिलेटेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर को मैनेजमेंट से लेना है। क्लियर? ये हो गया करस्पॉन्डिंग, ये हो गया कंपैरेटिव। ठीक है, देखो मैं भी बोलते बोलते अब आते हैं करस्पॉन्डिंग पे। करस्पॉन्डिंग में हमें क्या देखना पड़ता है, अदरवाइज ओपिनियन का कोई लेना देना नहीं रहता है उसमें, इट इज ओनली रीड ओनली मोड में रहता है। बट कुछ कुछ केसेस में उसमें भी ओपिनियन देखना पड़ता है। कब देखना पड़ता है, जब प्रीवियस मॉडिफिकेशन, अगर सपोज पिछले साल उसमें मॉडिफाइड ओपिनियन किया, फिर वो क्वालिफाइड हो सकता है, डिस्क्लेमर हो सकता है, एडवर्स हो सकता है, कोई भी है, और उसका अगर इफेक्ट अभी भी है, व्हेन द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर इज ऑन करंट पीरियड और मटेरियल, उसकी वजह से करंट पीरियड में भी वो इफेक्ट आ रहा है उस मॉडिफिकेशन की वजह से। सपोज कोई मिसस्टेटमेंट है, उसकी वजह से मॉडिफाई किया, वो मिसस्टेटमेंट अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो उस केसेस में इस साल के लिए भी हमें मतलब ऑडिटर को अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना। तो पिछले साल की वजह से इस साल का भी जो भी ओपिनियन है वो मॉडिफाई हो गया। ठीक, उसके बाद और किस चीज में वो अपना ओपिनियन चेंज कर सकता है, इन केस ऑफ करस्पॉन्डिंग फिगर, प्रीवियस मिसस्टेटमेंट हैज नॉट डेल्ट विथ, पिछले बार अनमॉडिफाइड दिया था, ठीक है, पिछली बार कोई गड़बड़ नहीं थी, बट इस साल का चेक करते करते पता चला कि कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट है। तो वेदर द मिसस्टेटमेंट इज डेल्ट विद रिक्वायर्ड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और पहली बात तो इस बार मिल गया मिसस्टेटमेंट, ठीक है, फिर ऑडिटर को देखना है कि मतलब रूल्स के हिसाब से एडजस्टमेंट की है या नहीं की है, ठीक है। फिर भले ही पिछले साल का अनमॉडिफाइड हो, मॉडिफाइड हो, कुछ भी, ऊपर का क्या था, मॉडिफाइड था, ये क्या है, अभी अनमॉडिफाइड है, ठीक है। अब पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुआ, उस केस में क्या करना है, उस केस में सिंपल, सबसे पहले तो अदर मैटर पैराग्राफ में हमें ऑडिटर को ये बताना है कि करस्पॉन्डिंग फिगर्स आर अनमॉडिफाइड, आर अनऑडिटेड। ऑडिट एविडेंस जमा करना ही पड़ता है कि कोई मिसस्टेटमेंट है या नहीं। पिछला ऑडिट किसी और ने किया था, तुमने वो ऑडिट नहीं किया, तो उस केस में भी तुम्हें अदर मैटर पैराग्राफ में लिखना पड़ता है कि पिछला जो ऑडिट किया है वो प्रेडिसर ने किया है, उसने क्या ओपिनियन दिया, मॉडिफाइड दिया तो क्यों दिया, और डेट ऑफ रिपोर्ट, ये सब कुछ अदर मैटर पैराग्राफ में लिखना पड़ता है। ऊपर हमने पढ़े थे हेडिंग्स में, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ में दूसरी इंफॉर्मेशन लिखी, ठीक है। अब वही उसने और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दिया है। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन समझ गया, उसी से बनती है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही लिखा है। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन वेयर अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स फॉर प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड फॉर द कंपैरिजन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर, एंड इफ ऑडिटेड आर रेफर्ड टू इन द ऑडिटर्स ओपिनियन, क्लियर। वही लिखा है कि व्हेन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड, ऑडिटर्स ओपिनियन शैल रेफर टू ईच पीरियड। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन से कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, सिंपल, क्लियर। अब इसमें रिपोर्टिंग क्या करनी है, when reporting on prior period financial statement in connection with current period, if the auditor's opinion on such period differs from the opinion of previously expressed, उसको तुम्हें other matter paragraph में लिखना है। मैंने क्या बोला, पिछली बार ऑडिट हो चुका है, उसका एक बार री-ऑडिट हुआ है, हो सकता है उस बार वो पहले अनमॉडिफाइड ओपिनियन फॉर्म हुआ था, अब तुमने मॉडिफाइड किया, मॉडिफाइड में कुछ भी हो सकता है, एडवर्स, डिस्क्लेमर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा है डिफर ऑफ ओपिनियन, तो अदर मैटर पैराग्राफ में लिखना है, क्लियर। किसी और ने किया है तो क्या करना है, सेम अदर मैटर पैराग्राफ में तुम्हें किसने किया, क्या ओपिनियन दिया, क्यों दिया, एंड डेट, ये सब कुछ लिखना है, क्लियर। के बाद पिछली बार अगर ऑडिट नहीं हुआ तो क्या करना है, उसको भी अदर मैटर पैराग्राफ में लिखना है, बट फिर भी तुम्हें ऑडिट एविडेंसेस जमा करने की कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो मोटा मोटा दोनों के लिए ट्रीटमेंट एक ही है, क्लियर। चलो अब होता है ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस क्या होता है, ब्रांचेस होती है, ठीक है, उसके बारे में उसका ऑडिट की बात चल रही है। इसमें आता है कंपनीज एक्ट, ठीक है। हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने पड़ते हैं, क्लियर, ये तो हमें पता है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ ब्रांच ऑफिस। किसी दूसरी जगह पे बुक्स रखने तो क्या करना पड़ता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि वो किसी और प्लेस पे रखे रेलेवेंट पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, और ये डिसीजन 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इन राइटिंग बताना पड़ता है कि कौन सी दूसरी प्लेस पे रखा हुआ है, क्या। अब ब्रांच ऑडिटर कौन हो सकता है, ब्रांच ऑडिटर सिंपली जो कंपनी का ऑडिटर है, ठीक है, या कंपनीज एक्ट के अंदर तुम कोई दूसरा ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आउटसाइड कंट्री तुम्हारी ब्रांच है, मतलब उस एंटिटी के आउटसाइड कंट्री ब्रांच है, तो वहां पे एज अ ऑडिटर जिसको भी कर सकते हैं, एक तो कंपनीज ऑडिटर ही जा सकता है, या फिर उस कंट्री में जो भी ऑडिटर है या ऑडिटर जिसको माना जाता है, अकाउंटेंट माना जाता है, उसको, विच इज ड्यूली क्वालिफाइड टू एक्ट एज अ ऑडिटर, उसको हम ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, क्लियर। के बाद डेफिनेशन दी है, प्रिंसिपल ऑडिटर मतलब मेन ऑडिटर उस ब्रांच का, सॉरी उस ब्रांच का नहीं, उस एंटिटी का मेन ऑडिटर, ठीक है। अनदर ऑडिटर या अदर ऑडिटर मतलब यहाँ पे कंपोनेंट वर्ड है, कंपोनेंट का मतलब होता है डिवीजन, ब्रांच या सब्सिडरी, व्हाटएवर, ठीक है। एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी मतलब क्या, एंटिटी का जो मेन है उसको
प्रिंसिपल ऑडिटर बोलते हैं, ब्रांच का जो ऑडिटर है उसको अनादर या अदर ऑडिटर बोलते हैं। क्लियर, सिंपल लैंग्वेज में। अब इसमें कौन सा वाला ऐसे आएगा, इसमें आएगा 600, क्योंकि मेन ऑडिटर को, जैसे प्रिंसिपल ऑडिटर को अनादर ऑडिटर का काम यूज करना पड़ेगा। ऑफकोर्स ब्रांच को मिला के एंटिटी की ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, तो वही लिखा है कि व्हेन द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच आर ऑडिटेड बाय पर्सन अदर देन कंपनीज ऑडिटर, तो उस केस में अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखना जरूरी है। उस केस में हमें ये ऐसे फॉलो करना पड़ता है, उसके रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं। क्लियर। नॉर्मली क्या बोला है कि अनादर ऑडिटर के काम पे रिलाय कर सकता है प्रिंसिपल ऑडिटर, ठीक है, बट कभी कभी उसको जरूरी होता है कि वो ब्रांच को जाके विजिट करे, कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस कई रिस्की है या बहुत मेन ब्रांच है या उसमें बहुत गड़बड़ है, तो इस केस में प्रिंसिपल ऑडिटर को उसको जाके विजिट करना पड़ता है। ठीक है। अब सामने वाले ऑडिटर का मतलब अनादर ऑडिटर का काम यूज करने से पहले प्रिंसिपल ऑडिटर को जनरली क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले तो उसको हेल्प करनी है, उसको एडवाइस करनी है कि कैसे काम करना है तुम्हें। ठीक है। उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट, उसके काम के साथ कोऑर्डिनेशन इन प्लानिंग स्टेज होने के बाद या करते टाइम नहीं, प्लानिंग स्टेज में ही उसका क्या काम है, उसको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, वो क्या क्या काम हमें करके देगा, ये सब कुछ प्लानिंग स्टेज पे पहले प्रिंसिपल ऑडिटर को अनादर ऑडिटर के साथ बातचीत करनी चाहिए। ठीक है। प्लस उसको क्या बताना है और कि जो भी इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन है, मतलब इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन है या ब्रांच और मेन ऑफिस के ट्रांजैक्शन, उसके ऊपर उसको ज्यादा ध्यान दे, ऐसा उसे इंस्ट्रक्ट करने की प्रिंसिपल ऑडिटर को जरूरत पड़ती है। एंड लास्ट, अकाउंटिंग, जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है, रिक्वायरमेंट्स है, रिपोर्टिंग्स है, उससे रिलेटेड भी उसको अनादर ऑडिटर को एडवाइस करना पड़ता है, प्रिंसिपल ऑडिटर को। ठीक है। ये हो गया ब्रांच ऑडिट। अब आते हैं ज्वाइंट ऑडिट पे। ज्वाइंट ऑडिट मतलब क्या, एक ही ऑडिट 2-4 ऑडिटर मिलके करते हैं, 2-4 फर्म्स। क्या लिखा है, joint audit basically implies pulling together the resources and expertise of more than one firm of another to render an expert job. Clear? Advantages क्या है, अलग अलग फर्म में अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है। मतलब एक्सपर्ट मतलब अलग अलग फील्ड में ऑडिट की ही, मतलब इस कंपनी की किसी को कोई मैटर अच्छे से, कोई किसी को टीडीएस अच्छे से आता है, किसी को फाइनेंस अच्छे से आता है, किसी को लॉ का नॉलेज अच्छे से है। ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज। दूसरा, म्यूचुअल कंसल्टेशन। फिर वर्कलोड कम होता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्लाइंट सर्विस इंप्रूव होती है, स्टाफ का कॉस्ट कम होता है। ठीक है। वर्क कैरिंग कॉस्ट कम होता है। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस इज फीस शेयर करनी पड़ती है ऑफकोर्स, इसके साथ तुम मतलब किसी के साथ तुम साइकोलॉजिकली मैचअप नहीं कर पाते हो। ठीक है। कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होता है। सुपियोरिटी, कोई बहुत पुरानी फर्म है और कोई नई फर्म है तो मेरे को सब आता है, मेरे को मत बता वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब जॉइंट ऑडिट के टाइम पे तुम्हें क्या क्या देखना पड़ता है या क्या क्या स्पेशल कंसिडरेशन, मतलब उससे रिलेटेड क्या कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहले प्लानिंग करते वक्त सबको इन्वॉल्व करो। ठीक है। दूसरा, जब भी तुम स्कोप टाइमिंग सेटअप करो ऑडिट का, ठीक है, उस केस में भी तुम्हें सबको ज्वाइंटली इन्वॉल्व करना है स्ट्रैटेजी बनाते वक्त स्पेसिफिकली। ठीक है। प्लस तुम्हें एक दूसरे के साथ मिलकर क्या डिस्कस करना है एट द स्टार्टिंग ऑफ द ऑडिट, कि कौन सा एरिया बांटेंगे, कौन सा कॉमन एरिया होगा। एरिया मतलब असेट साइड बांट दिया, असेट साइड कौन कौन देखेगा, लाइबिलिटी साइड कौन कौन देखेगा। ठीक है। अगर कोई लीगल केसेस चल रही है तो उसको ज्वाइंटली देखेंगे, तो एरियाज बांटने। ठीक है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, अश्योरेंस देना। ठीक है। प्लस और क्या लिखा है, एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स को तुम कैसे कंसिडर करोगे, किस तरह से डायरेक्ट करोगे अपने टीम को, वो सब तुमको देखना है प्लानिंग के टाइम पे। ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज करनी है। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज मैं ऑलरेडी चैप्टर्स में बता चुकी हूँ पहले। एंड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ रिसोर्सेज, कि काम करने के लिए हमें कितने लोग चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो सब कुछ बिफोर कमेंसिंग ऑडिट ज्वाइंट ऑडिटर्स को डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। पॉइंट्स लिखते वक्त ना पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड पॉइंट्स है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ऑडिट पे प्रॉब्लम यही होता है कि पॉइंट वाइज दे भी दिया ना, किसके क्या पॉइंट्स है वो पता नहीं रहता आपने। ठीक है। के बाद अगर रिस्क है, किसी भी पर्टिकुलर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट निकालनी है कि कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, कहाँ कहाँ रिस्क इन्वॉल्व है, वो भी ज्वाइंटली निकालनी है। ठीक है। फिर उसके बाद जो भी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड है ऑडिट प्रोसीजर्स का, वो तुम्हें डिस्कस करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या परफॉर्म होने वाली है। ठीक है। फिर कॉमन हो या स्पेसिफिक मतलब जो भी अलॉटेड डिवाइडेड ऑडिट प्रोसीजर्स है, कि अगर असेट साइड है तो उसकी ऑडिट प्रोसीजर कौन क्या क्या करने वाला है, और कॉमन एरिया की ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या करनी है। ठीक है। उसके बाद एंगेजमेंट लेटर कॉमन होगा, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स भी कॉमन होंगे। ठीक है। फिर जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा जिसमें किसने क्या काम करना है, ये सब कुछ लिखा होगा, वो सबको साइन करना है। ठीक है। एंड दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। क्लियर। के बाद और क्या करना है, अब उसने क्या बोला है कि ऑल द ऑडिटर्स शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। ये तो है ही, बट अभी जो मैं पॉइंट बोलने वाली हूँ, फॉर देम सब लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या है, जो काम डिवाइडेड नहीं मतलब कॉमन वाला काम। ठीक है। उसके बाद प्लानिंग स्टेज पे तुम जो भी डिसीजंस लोगे उसके लिए सब लोग रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। फिर
matters which are brought to the notice of joint auditor by one of them and there is agreement among the joint auditors and on such matters. अगर ऐसा एक को किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई स्टेटमेंट मिली है, कोई मैटर मिला जो दूसरे से वो डिस्कस कर रहा है, तो उसके लिए भी सब लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. ठीक है. उसके बाद कंपनी मतलब रिलेटेड लॉ को फॉलो करने के लिए सब लोग रिस्पॉन्सिबल है, एंटिटी से रिलेटेड. ठीक है. डिस्क्लोजर्स जो भी देने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके लिए भी जॉइंटली सब लोग रिस्पॉन्सिबल है. एंड ऑडिट रिपोर्ट ऐसे वगैरह के साथ प्रॉपर कंप्लाई कर रही है या नहीं, वो देख मतलब उसके लिए भी सब लोग रिस्पॉन्सिबल है. क्लियर. अब आते हैं ऑडिट रिपोर्ट पे. क्या लिखा है? दिस रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट कैसी इश्यू होगी? कॉमन ऑडिट रिपोर्ट. सब लोग अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट नहीं देंगे, एक ही ऑडिट रिपोर्ट होगी. बट अगर कोई जॉइंट ऑडिटर इन डिसएग्रीमेंट है, मतलब उसको ऐसा लगता है नहीं कि अनमॉडिफाइड नहीं, मॉडिफाइड ओपिनियन जाना चाहिए या क्वालिफाइड ओपिनियन जाना चाहिए, एडवर्स नहीं जाना चाहिए, कोई भी डिसएग्रीमेंट है, तो वो अपना अलग से ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है ऑन एनी मैटर. तो दे शैल एक्सप्रेस ओपिनियन इन सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है. इन सच केसेस ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय जॉइंट ऑडिटर शैल मेक अ रेफरेंस. उनको अपने ऑडिट रिपोर्ट में रेफरेंस देना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर फर्म ने बोलो या ऑडिटर ने अलग से ऑडिट रिपोर्ट बनाई है. क्लियर. चलो आगे क्या है? यस, आगे सिर्फ रिपोर्टिंग है. ये रिपोर्ट करना है, वो रिपोर्ट करना है, वो रिपोर्ट करना है, एवरीथिंग इज जस्ट रिपोर्टिंग. ठीक है. अब सबसे पहले देखते हैं कंपनीज एक्ट में सेक्शन 143 में क्या रिपोर्ट करना है. ठीक है. ये ऑलरेडी पढ़ चुका होगा आपने. ठीक है. सबसे पहले क्या लिखा है कि ऑडिटर शैल इंक्वायर, क्या इंक्वायरी करनी है कि जो भी लोन्स और एडवांसेस दिए कंपनी ने वो प्रॉपरली सिक्योर है या नहीं, सिक्योरिटी मतलब उसको प्रॉपर सिक्योरिटी है या नहीं. जो भी बुक एंट्री है, जो भी ट्रांजेक्शन बुक एंट्री के थ्रू है, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह, दैट शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. ठीक है. जो भी असेट मतलब जो भी शेयर्स कंपनी के होंगे, ठीक है, वो प्राइस से कम में नहीं बेचे. ठीक है. 100 रुपए की अगर चीज है तो 100 रुपए की शेयर तो 80 रुपए में उसने नहीं बेचे. वो लिखा है. क्या लिखा है? शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन एट विच इट वेयर परचेस्ड. क्लियर. अगर ऐसा सब है तो उसको रिपोर्ट करना है. क्लियर. लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी शोन एज डिपॉजिट. जो भी लोन्स और एडवांसेस लिए वो डिपॉजिट करके बताए हैं. ठीक है. पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंसेस में नहीं चार्ज किया है. ठीक है. अगर शेयर्स अलॉट किए हैं फॉर कैश तो कैश रिसीव हुई या नहीं, अगर नहीं रिसीव हुई तो पोजीशन क्या कैसे दिखाई अकाउंट बुक. ठीक है. ये सब चीजें ऑडिटर को पूछनी है. ठीक है. रिपोर्ट कब करनी है? व्हेन ही इज नॉट सेटिस्फाइड. क्या लिखा है? हाउएवर द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन मैटर स्पेसिफाइड अनलेस ही हैज एनी स्पेशल कमेंट. अगर वो सेटिस्फाइड है तो उसको करने की ड्यूटी मतलब उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. क्लियर. अगर पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज हुए हैं तो उसको रिपोर्ट करना है. ठीक है. के बाद और क्या रिपोर्ट करना है? अकाउंट से रिलेटेड रिपोर्ट करना है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 में. ठीक है. क्या करना है कि जो भी अकाउंट उसने एग्जामाइन किए, ठीक है, जनरल मीटिंग में जो भी रखे, एंड रिपोर्ट शैल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट प्रोविजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड मैटर्स रिक्वायर्ड इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट. क्या बोल रहा है? उससे रिलेटेड उसको रिपोर्ट करनी है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो भी उसने अकाउंट्स एग्जामाइन किया उस रिलेटेड उसको रिपोर्ट लिखनी है. ठीक है. उसमें क्या और क्या बताना है? गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. जो भी अकाउंट्स है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो एंटिटी का ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे हैं या नहीं. ठीक है. प्लस उसको और क्या बताना है और क्या रिपोर्ट करना है? उसको जितने भी एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, चाहिए थी, उसको सब कुछ मिल चुकी है. ठीक है. उसके बाद और क्या है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं. ठीक है. उसने चेक किए हैं. किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स? ब्रांचेस के, जहां वो नहीं गया. और क्या लिखा है कि अगर किसी और ने अकाउंट्स चेक किए हैं ब्रांच के तो उसकी सारी रिपोर्ट्स प्रॉपर मिली है या नहीं प्रिंसिपल ऑडिटर को. ठीक है. उसके बाद जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बैलेंस शीट और P&L से मैच खाते हैं. ठीक है. उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई किए हैं कंपनी, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई कर रही है. ठीक है. प्लस कंपनी के फंक्शनिंग से रिलेटेड कोई कमेंट है क्या तुम्हारा? ठीक है. फिर डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है. ठीक है. प्लस अकाउंट्स मेंटेनेंस में कोई एडवर्स रिमार्क तो नहीं है तुम्हारा. ठीक है. उसके बाद इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, मतलब जो भी कंट्रोल्स है वो सब प्रॉपरली प्लेस्ड है. इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपरली प्लेस्ड है. बट ये सब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे कमेंट करना किसको अप्लीकेबल नहीं है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल नॉट बी अप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी विच इज 1 पर्सन, या फिर स्मॉल, या फिर कंपनी हैविंग टर्नओवर लेस देन 50 करोड़, या फिर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बॉडी जिससे भी उसने बोरोइंग ली होंगी, कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एंड बोरोइंग 25 करोड़ से कम है. इन लोगों को IFC का रिपोर्टिंग अप्लीकेबल नहीं है. ठीक है. वापस एक बार बोल रही हूँ, IFC का
जो भी रिपोर्टिंग करनी है कि इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं, वो सबको अप्लीकेबल है एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी जो 1 पर्सन है, स्मॉल कंपनी है, या फिर कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एंड बोरोइंग 25 करोड़ से कम है। ठीक है, के बाद रूल 11 क्या क्या बोलता है करने के लिए? पेंडिंग लिटिगेशंस कोई है वो बताओ। ठीक है, कोई लॉसेज है, मटेरियल लॉसेज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से आए हैं वो बताना है। फिर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अमाउंट ट्रांसफर किया है, कोई डीले है क्या अमाउंट ट्रांसफरिंग में, वो बताना है। ठीक है, फिर कंपनी ने किसी को लोन दिया है, किसको? इनडायरेक्टली किसी तीसरी कंपनी को। ठीक है, मतलब इंटरमीडिएटरी के थ्रू किसी तीसरे बंदे को, जिसको अल्टीमेट बेनिफिशियरी बोला जाता है, उसको लोन दिया है या उससे लोन लिया है। लोन या फंड कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये दोनों उससे रिलेटेड है। रिसीव्ड बाय कंपनी और इन्वेस्टेड या लोन्ड बाय कंपनी। दिया है या लिया है किसी बीच के पर्सन के थ्रू किसी तीसरे को ही जा रहा है, बट दिखा ऐसे रहे कि बीच के मतलब ए इज द कंपनी, बी को जा रहा है, बट एक्चुअली बेनिफिट सी को मिल रहा है। ऐसा कुछ कर रही है क्या? क्लियर? उसके बाद इस ऊपर के लेने देने में कोई मटेरियल में स्टेटमेंट तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है, डिविडेंड जो भी डिक्लेयर किया है 123 कंपनीज एक्ट के सेक्शन 123 के हिसाब से किया है या नहीं। ठीक है, कोई जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी यूज कर रही है उसमें ऑडिट ट्रेल है या नहीं, और पूरे साल भर वो अप्लीकेबल था या नहीं ऑडिट ट्रेल। ठीक है, फिर ये सारे पॉइंट्स बताने। अब बोला है कि ये जब पॉइंट्स कोई भी मैटर इसमें से ऑडिट रिपोर्ट में आ रहा है, ठीक है, और उसका आंसर अगर नेगेटिव है, आ रहा है मतलब ऑफकोर्स पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव आंसर है, तो ऑफकोर्स तुम्हें उसका रीजन बताना। क्लियर? प्लस और क्या करना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और भी कोई मैटर्स जिसके लिए ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, वो मैटर्स इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने और क्या बोला है कि अगर कंपनी से रिलेटेड कोई फ्रॉड है जो 1 करोड़ से ज्यादा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और अगर कोई फ्रॉड है जो 1 करोड़ से कम है, तो ऑडिट कमेटी को वो मैटर रिपोर्ट करना पड़ता है, प्लस कारो में भी वो चीज रिपोर्ट करनी पड़ती है। क्लियर? ये सब मैंने बोला सब कुछ रिपोर्टिंग ही है। क्लियर? चल नेक्स्ट रिपोर्टिंग क्या है? नेक्स्ट रिपोर्टिंग इज कारो, दैट इज रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020। ठीक है, अब सबसे पहले तो अप्लीकेबल, किसको अप्लीकेबल है? सारी कंपनीज को इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट बैंकिंग, ठीक है, इंश्योरेंस, लाइसेंसेड कंपनी, 1 पर्सन, स्मॉल कंपनी, और प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडियरी होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व सरप्लस 1 करोड़ से कम है, एंड बोरोइंग 1 करोड़ से कम है, एंड जिसका टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से कम है, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी को ये कारो अप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, हर एक ऑडिटर को इसके ऊपर रिपोर्ट करना है। ठीक है, और अगर ऑडिटर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो ये अप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ पैरा नंबर 21 अप्लीकेबल होता है। ठीक है, बाकी पूरा अप्लीकेबल नहीं होता। अब चलो क्या क्या रिपोर्ट करना है पढ़े। ठीक है, क्विकली बता रही हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले क्या रिपोर्ट करना है उसमें कि जो भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसके सारे पर्टिकुलर्स प्रॉपर्ली मेंटेन है या नहीं। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स है उसके पर्टिकुलर्स प्रॉपर्ली मेंटेन है या नहीं, प्लस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को मैनेजमेंट प्रॉपर्ली मतलब टाइम टू टाइम फिजिकली वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे है या नहीं। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिवैल्यू हुआ है क्या। ठीक है, रिवैल्यू हुआ है तो रजिस्टर्ड वैल्यू से हुआ है क्या, एंड अगर कोई चेंज है तो अगर 10% से ज्यादा है तो हमें अमाउंट बताना है कि कितना चेंज किया। ठीक है, बेनामी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई केसेस चल रहा है, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है। ठीक है, फिर इन्वेंट्री, ये हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या बताना है कि इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन कितने इंटरवल्स में करते हैं जो भी मैनेजमेंट है। ठीक है, उसमें भी कोई चेंजेस है क्या, वो भी 10% से ऊपर है तो अमाउंट बताना है। ठीक है, प्लस ड्यूरिंग द ईयर वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट है या लोन है वो 5 करोड़ से ऊपर लिया है क्या कंपनी ने। ठीक है, और लिया है तो क्वार्टरली रिटर्न टाइम टू टाइम बैंक्स में जा रहे हैं क्या। ठीक है, अब आता है इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, किसको लोन दिया है या किसको पैसे दिए हैं, किसको मतलब कंपनीज को, फर्म, एलएलपी को किसको दिए हैं क्या, और अगर दिए हैं तो उसके रिलेटेड हमें क्या लिखना है कि एग्रीगेट अमाउंट कितना है दिया ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंस कितना आउटस्टैंडिंग है, किसको सब्सिडरी को वगैरह दिया है तो वो लिखना है। ठीक है, और अदर देन सब्सिडरी को दिया है तो उसका भी कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है और ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट दिया हुआ है, ये सब लिखना है। क्लियर? फिर अगर जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह दिए, जो भी गारंटी दिए, दैट शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। क्लियर? के बाद जो भी लोन वगैरह दिया है रीपेमेंट टाइम टू टाइम हो रहा है या नहीं, कोई ओवर ड्यू तो नहीं है, ओवर ड्यू है तो मोर देन 90 डेज कितना ओवर ड्यू है। ठीक है,
प्लस कोई फ्रेश लोन दिया है क्या इन द सेटलमेंट ऑफ ओवर ड्यूज, ठीक है, वो दिया है तो लिखना है उसकी डिटेल्स, क्लियर। और क्या लिखना है कि ऐसा कोई लोन तो नहीं दिया है जो रिपेबल ऑन डिमांड है या फिर विदाउट एनी टर्म्स है, ठीक है। तो ऐसा कोई लोन दिया है तो या नहीं वो भी डिटेल्स उसमें लिखनी है, क्लियर। के बाद जो भी लोन्स वगैरह दिए हैं वो 185 एंड 186 को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। प्लस जो भी क्या लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी विच इज डीम्ड टू बी डिपॉजिट, तो उस केस में सेक्शन 73 से 76 कंप्लाई किया या नहीं, प्लस आरबीआई के डायरेक्शंस कंप्लाई किए हैं या नहीं, ठीक है। फिर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया है या नहीं एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट या कंपनीज एक्ट 148, ठीक है। के बाद कोई भी अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है वो प्रॉपर पे कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, इनकम टैक्स वगैरह वो सब पे कर रहे हैं या नहीं टाइम टू टाइम, ठीक है। के बाद मोर देन 6 मंथ्स कोई ड्यू तो नहीं है, क्लियर। के बाद कोई केस मतलब इससे रिलेटेड कोई केस फोरम में डिस्प्यूट में तो नहीं है रिलेटेड टू ये टैक्सेस वगैरह, ठीक है। के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन जो एज ए इनकम तुमने ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं किया है जो टैक्स असेसमेंट में आया है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो उसको इनकम रिकॉर्ड किया है या नहीं इस साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। के बाद और क्या है कि हम जो भी कंपनी ने लोन लिया है उसमें कोई डिफॉल्ट किया है क्या, अगर किया है तो उसका पीरियड एंड अमाउंट, ठीक है। कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर तो डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। और क्या है कि जिस पर्पज के लिए कंपनी ने टर्म लोन लिया है उसी के लिए अप्लाई किया है या डाइवर्ट कर दिया है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे लेके उसको लॉन्ग टर्म के लिए तो यूटिलाइज नहीं किया है, ठीक है। प्लस सब्सिडरी के लिए कोई फंड उठाया है क्या एंटिटी ने, ठीक है। या फिर सब्सिडरी के कोई सिक्योरिटी को प्लेज करके कोई लोन रेज किया है क्या कंपनी ने उसके लिए या उसका असेट प्लेज करके, क्लियर, दोनों बताना है। आगे अगर कोई इनिशियल पब्लिक ऑफर से कोई भी पैसे रेज किए हैं, ठीक है, तो वो उसी पर्पज के लिए अप्लाई हुए हैं या नहीं, ठीक है। कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है, ठीक है, तो सेक्शन 42 और 62 कंपनीज एक्ट के फॉलो हुए हैं या नहीं, ठीक है। प्लस पर्पज जिस पर्पज के लिए फंड रेज किया था उसी पर्पज के लिए यूज किया है या नहीं। के बाद अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है तो सेक्शन 12 सेक्शन 143 फॉलो हुआ है या नहीं, उसके अंडर उसको रिपोर्ट किया है या नहीं, एडीटी 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया है या नहीं, ठीक है। विसल ब्लोअर कोई कंप्लेंट है क्या वो सब कुछ बताना है। अगर निधि कंपनी है तो उसका नेट ओन फंड टू डिपॉजिट रेशियो शुड बी 1:20, ठीक है, ये सब उससे रिलेटेड बताना है। प्लस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो इट शुड कंप्लायंस विद 177 एंड 188 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। इंटरनल ऑडिट सिस्टम है क्या है या नहीं, ठीक है। प्लस इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कंसिडर की है या नहीं। के बाद नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कोई भी डायरेक्टर्स के साथ है तो उसके लिए 192 की प्रोविजंस कंप्लाई करनी है, ठीक है। फिर सेक्शन 45 आई के अंडर रजिस्टर्ड हो या नहीं कंपनी, अगर उसको जरूरत है 145 आई एनबीएफसी, ठीक है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है तो वो सब कुछ लिया है या नहीं। अगर कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है, तो उसकी कंडीशंस फुलफिल कर रही है या नहीं। प्लस एक से ज्यादा ग्रुप अगर सीआईसी में एक से ज्यादा ग्रुप्स है तो कितने ग्रुप है और कंपनी कौन से ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। प्लस कंपनी ने कोई कैश लॉसेस इनकर्ड किए हैं क्या उसका अमाउंट बताना है, ठीक है। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया है तो का क्या मतलब क्यों उसको निकाला गया या क्या ऑब्जेक्शन था वो सब कुछ लिखना है, ठीक है। प्लस और क्या बताया है फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज से रिलेटेड कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या वो बताना है, ठीक है। प्लस सीएसआर से रिलेटेड कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है क्या वो सब बताना है। और अगर है तो कोई भी अनस्पेंट अमाउंट जो खर्चा नहीं हुआ है वो स्पेसिफाइड विद इन 6 मंथ स्पेसिफाइड उसके रिलेटेड कंप्लायंस हुए हैं या नहीं सीएसआर से रिलेटेड, ठीक है। प्लस कोई रिमेनिंग अनस्पेंड अमाउंट है कोई बचा है, ठीक है, तो वो स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है या नहीं, सीएसआर बताऊंगा तो क्लियर। और क्या लिखा है जो मैंने बोला कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड वो क्या है कि whether there have been any qualification or adverse remark by respective auditors in the CARO report of the company is included in the consolidated financial statement if as indicate the detail। मतलब कि सपोज कंसोलिडेट में 10 कंपनीज है तो 10 कंपनीज में कारो से रिलेटेड कारो में जितने भी पॉइंट्स है उसमें से कोई भी पॉइंट अगर एडवर्स रिमार्क में आ रहा है, ठीक है, वो फॉलो नहीं हो रहा है तो उतना ही पॉइंट कंसोलिडेशन में आएगा, उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है, क्लियर, और कुछ नहीं लिखना। ये हो गया पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 4 में क्या लिखा है तुम्हें रीजन बताने, ऊपर कोई भी अनफेवरेबल चीज है तो उसका रीजन, whether in the auditor's report answer to any questions referred about in 3 is unfavorable and qualified, the auditor's report shall state the basis for it, ठीक है। और अगर वो ओपिनियन नहीं बता पा रहा है या कोई स्पेसिफाइड मैटर का प्लस माइनस एडवर्स देना है कि नहीं वो सब नहीं बता पा रहा है तो वो भी लिखना है कि क्यों नहीं बता पा रहा है कि ये चीज चेक हो रही है या नहीं हो रही है पर्टिकुलर पॉइंट पैराग्राफ 3 का, ठीक है, क्लियर, दैट्स इट, चैप्टर ओवर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बार बार रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है, दैट्स इट।
मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल को ऑफकोर्स सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और बाकी के चैप्टर्स की लिंक मैंने एंड ऑफ द वीडियो में दे के रखी है, वहाँ पे जाके या प्लेलिस्ट में भी आप दूसरे चैप्टर्स की रिविजन्स देख सकते हो। या तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।